नमस्कार साथियों, मैं अहमद द्विवेदी द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। तो इस समय हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की। तो इसका अध्याय 7 है अशोक एक अनोखा राजसम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। रोशन के रुपये जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो होता क्या है, रोशन नाम की एक लड़की होती है, उसका जन्मदिन होता है, तो उसके दादाजी उसे एक नोट देते हैं। तो उस नोट में वो क्या देखती है कि एक तरफ गांधी जी बने हुए हैं और एक तरफ क्या थे, शेर थे। आज के जो नोट बने हैं उनमें क्या दिया है, आपने देखा है क्या ठीक से? एक तरफ तो गांधी जी हैं और एक तरफ क्या होता है, वहाँ पे अब कई तरह के चित्र दिए रहते हैं। आपने अगर देखा होगा ठीक से तो कमेंट में बताइएगा एक तरफ क्या होता है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। यानी कि जिन शेरों को हम देखते हैं वो कैसे हैं, अशोक का सारनाथ स्तंभ आपने नाम सुना होगा, उस स्तंभ का वो पार्ट होता है जिसको किससे बना गया है, पत्थरों से काट के बनाया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। यानी पत्थरों पर क्या बनाए गए थे, कई अभिलेख बनाए गए थे। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। इसके पहले कि हम यह जानें कि ये अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो साम्राज्य क्यों कहलाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक विद्वान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो होता क्या है, अशोक के जो भी दादा परदादा थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो होता ये है कि चाणक्य नाम के एक पंडित होते हैं, वो क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं, मौर्य साम्राज्य को बनाने में। होता क्या है कि नंद नाम का एक वंश होता है जो कि मगध आज का जो साम्राज्य है वहाँ पे शासन कर रहा होता है। वो चाणक्य की क्या कर देता है, भरी सभा में बेइज्जती करते हैं, जिससे चाणक्य क्या होते हैं उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब मैं नंदों के वंश को यानी पूरे शासन को ही समाप्त कर दूंगा। तो फिर क्या होता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक शासक के पास जाते हैं और उसकी सहायता मतलब उसकी सैन्य ताकत और अपनी बुद्धि लगाकर उस नंद शासक को पराजित कर देते हैं। तो यही यहाँ पे दिया गया है। वंश क्या होता है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक जिसको महान अशोक बोला जाता है। तो वंश से क्या मतलब होता है, यानी एक ही परिवार के जब पीढ़ियाँ यानी दादा फिर उसके बच्चे इस तरह जब आते हैं उसी को वंश बोला जाता है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं में दिखाया गया है। यहाँ पे मानचित्र फिर आगे देखते हैं। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। सारे नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं में दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो आइए मैप में देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिलेखों के प्राप्ति के स्थान। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये जो है कंधार हो गया, ये लंपक हो गया, ये कहाँ पे है, ये अफ़गानिस्तान में है। और ये जो 2 डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तक्षशिला वगैरह, ये है पाकिस्तान में। बाकी ये सारा पार्ट भारत में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो रास्तों की बात किया गया, यहाँ पे आप देखिए ये उज्जैन हो गया, ये तक्षशिला हो गया, इन 2 रास्तों की यहाँ पे बात की गई है। सारनाथ कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहीं पे कौसंबी है, इलाहाबाद है, पाटलिपुत्र है, ये सभी नाम यहाँ पे दिए गए। ब्रह्मगिरी यहाँ पे नीचे दिया गया है। मस्की यहाँ पे है, मस्की कर्नाटक में है, वहाँ पे भी अशोक के अभिलेख मिलते हैं।
साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। तो होता क्या है, साम्राज्य के बहुत से क्षेत्र में क्या होता है, किसान और पशुपालक रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? गाँवों में रहा करते थे। मध्य भारत यानी ये जो बीच का भारत है, इसके ज़्यादातर हिस्से क्या थे? जंगलों से भरा हुआ करते थे। आज के समय में भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। अगर जंगल में रहते हैं तो वहाँ पे फल फूल तो एकत्रित करेंगे ही, उसके अलावा जानवरों का वो शिकार भी किया करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न, तो क्या होता था, साम्राज्य के सभी अलग अलग जो भी इलाके थे तो वहाँ अलग अलग व्यक्ति रहते थे, तो अलग अलग क्या किया करते थे, भाषाएं भी बोला करते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। आज के समय में भी देख लीजिए, हमारे प्यारे भारत देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। अलग अलग उनका खान पान है, उनका पहनावा भी, तौर तरीके, रीति रिवाज सभी अलग अलग हैं। तो यही चीज़ें पहले भी हुआ करती थी। अब देखें राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती। यानी राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर बताया गया है। राज्य जो होते हैं, मतलब साम्राज्य जो होता है वो राज्यों से बड़ा होता है, यानी कई राज्य मिलकर के भी साम्राज्य कहलाते हैं। तो होगा क्या, जब साम्राज्य काफ़ी बड़ा है तो उसकी रक्षा के लिए सेनाओं की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। राजा क्या होते हैं, एक राज्य का राजा होता है और कई राज्यों के साम्राज्य हुआ करते थे, बना करते थे, इसलिए साम्राज्य ज़्यादा बड़ा होता था। इन्हीं कारण इन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाली अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। अगर साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया तो वहाँ पे कर इकट्ठा करने के लिए भी अधिकारियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यही यहाँ पे दिया गया। साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता है देखते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यानी मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, पूरे भारत में फैला हुआ था, यहाँ तक कि भारत के बाहर भी था। तो क्या था, साम्राज्य था तो हर जगह डायरेक्ट शासन कर पाना तो आसान था, रहा नहीं होगा। तो होता यह था कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोगों के माध्यम से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र हो गया तो यहाँ के आसपास के इलाकों पर जो सम्राट हुआ करते थे वो अपना सीधा नियंत्रण रखते थे। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। यानी इसके आसपास के जो भी गांव थे वहाँ पे कर उगाहने के लिए क्या किया करते थे, राजा खुद ही अपने कर उगाहने वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया करते थे। बाकी दूर के जो स्थान रहा करते थे वहाँ पे मान लीजिए कोई राजा है, उनके अंदर वो कर उगाने की व्यवस्था किया करता था, या और भी कोई जो अधिकारी होता था वो किया करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सख्त सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण करता था। यानी क्या किया करते थे, कोई भी खबर मिलती थी वो राजा तक पहुंचाया करते थे और राजा के जासूस भी लगे रहते थे। आजकल भी सभी देश क्या करते हैं, अपने अपने जासूस दूसरे देशों में भेजा करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं बहुत पहले से ही चालू हुआ है, मतलब पहले भी हुआ करती थी। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इस पर तक्षशिला या उज्जैनी जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर क्या था, कई छोटे छोटे प्रांत थे। इन पर तक्षशिला क्या थी, एक राजधानी थी, और उज्जैन भी एक राजधानी थी। जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, क्योंकि एक ही राजधानी जगह पे शासन नहीं किया जा सकता था, इसलिए क्या था, 2-3 राजधानियाँ बनाई जाती थी और अलग अलग राजधानियों से अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण किया जाता था। यानी पाटलिपुत्र से क्या किया जाता था, इन क्षेत्रों पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जाता था, लेकिन फिर ज़्यादा नियंत्रण के लिए तक्षशिला और उज्जैन जैसी राजधानियों का उपयोग किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। होता यह था कि जो और राजधानियाँ थी जैसे तक्षशिला वगैरह, वहाँ पे गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। राजा किसको भेजता था, या तो किसी राजकुमार को या अपने किसी खास परिजन या मित्र को ही भेजता था वहाँ पे। आज भी राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, कहाँ, राज्यों में। उनको कौन नियुक्त करता है, केंद्र सरकार यहाँ पे नियुक्त करके भेजती है। लेकिन ऐसा लगता है इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था।
जाहिर सी बात है, अगर कहीं का स्थानीय कोई नियम परंपरा है उसको वहाँ पे फॉलो किया ही जाएगा। प्रादेशिक केंद्रों के बीच स्थित क्षेत्र, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, इसके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण करने की कोशिश करते थे। होता यह था कि जो भी प्रादेशिक केंद्र थे उसके इलाकों में मौर्य शासक, जरूरी है ये मार्ग ही है, अगर मार्ग ही नहीं रहेगा तो लोगों का आवागमन सब बाधित हो जाएगा। इसलिए मार्गों पर नियंत्रण रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। जिसने उस पर नियंत्रण रख लिया वो उनको क्या कर सकता है, अपने अनुसार चला सकता है। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, चाणक्य की। लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबन के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो उस समय क्या था, सोने के लिए क्या प्रसिद्ध था, दक्षिण भारत, और उत्तर पश्चिम कंबन के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राप्त होते थे। ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यानी कर क्या होता था, कर तो कंपलसरी था कि वो सभी को देना ही पड़ेगा, किसान हो, शिल्पकार हो, व्यापारी। लेकिन ये नजराना क्या था, कुछ लोग दिया करते थे, वो भी अपनी इच्छा से। जैसे कोई मान लीजिए जंगल में रहता है तो वो वहाँ से क्या ला के देता है, हाथी या घोड़े कुछ पकड़ के लाया तो उसको देता, शहद वगैरह ला के देते, फल फूल या जो भी जिनके पास जो भी उपस्थित रहता था वो उसी को ले जाकर राजा के सामने भेंट दिया करते थे। यही का क्या कहलाता था, नजराना। राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सिल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने कुछ ऐसा देखा और उसका विवरण दिया। मेगस्थनीज किसके दरबार में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इसको किसने भेजा था, सिल्यूकस निकेटर ने भेजा था, उसका वो राजदूत था। तो मेगस्थनीज अपने जो भी लिखता है विवरण, उसमें क्या लिखता है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। यानी राजा जब भी लोगों के सामने जाता था तो उसकी जश्न मनाई जाती थी और उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती थी। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहा करता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। आज ये राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को छकते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो क्या होता था राजा के बारे में, उन्होंने क्या बताया अपने विवरण में कि राजा जब भी कहीं जाते थे तो उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती थी। हाथी घोड़े हुआ करते थे, सभी में अलंकृत मतलब आभूषणों से सुसज्जित हुआ करते थे। कुछ अंगरक्षक थे जो साथ में क्या करते थे, पेड़ लेकर चलते थे। पेड़ मतलब छोटे छोटे झाड़ जैसे पेड़ लेकर चलते थे। ढूंढ रहता था। तोते क्या क्या करते थे, जब साथ में चला करते थे तो राजा के बारे में गुणगान भी किया करते थे। आजकल भी अगर आपने तोता पाला होगा तो उसको जो भी आप सिखाना चाहते हैं वो सीख जाता है, वही रिपीट करके बोलने लगता है। आप उसको अपना नाम बोलना सिखा सकते हैं या कोई और शब्द जो भी उसको आप सिखाएंगे वो उसको रिपीट करने लगता है। तो यही किया करता था तोता, पेड़ों में बैठा रहता था। राजा के बारे में जो भी उसको सिखाया जाता था वही वो बोलता था। राजा क्या होता था, महिलाओं से घिरा हुआ, मतलब महिलाएं उसकी सुरक्षा किया करती थी। वो जो भी खाना खाते थे उसको पहले उनका नौकर चखता था, क्योंकि अक्सर ये डर बना रहता था कि राजा की कहीं कोई हत्या न कर दे। इसके अलावा क्या होता था, राजा एक रात एक ही रूम में सोता था। उसको हर दिन सोने के लिए अलग अलग रूम की ज़रूरत पड़ती थी। हमारे राष्ट्रपति भवन में भी आप देख लीजिए बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं। नंबर तो मुझे नहीं याद, बट हाँ 140 के समथिंग ऐसा कुछ है। तो वहाँ पे इसलिए बनाए गए थे कि राष्ट्रपति एक दिन एक ही रूम में सोता है, उसके बाद नेक्स्ट दिन वो दूसरे रूम में सोने के लिए, इसीलिए वहाँ पे इतने सारे कमरे बनाए गए थे। किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनवाया था। पाटलिपुत्र के बारे में और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया। ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, यानी कि चारों तरफ दीवार से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। यानी किससे बने हुए हैं,
2 या 3 मंजिला के बने हुए हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्कारी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। यानी कि जो राजा का महल था वो किससे बना था? लकड़ी से बना था। और उसकी सजावट किससे की गई थी? पत्थरों से की गई थी। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। इनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देंगी। तो क्या था साम्राज्य में? कुछ लोग गांवों में रहा करते थे और कुछ लोग ये जो जंगल वाले इलाकों में रहा करते थे, क्योंकि जंगल काफ़ी ज़्यादा था। तो वहाँ के लोगों से क्या उम्मीदें की जाती थी कि जो भी वहाँ पे उपस्थित है, जैसे कि हाथी हो गया, लकड़ी हो गया, मधु, मोम जैसी चीज़ें लाकर वो राजा को दिया करते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक किसके पुत्र थे? बिंबुसार के, ठीक है। और बिंबुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। यानी अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने वालों में पहले शासक कौन थे? तो वो थे अशोक। उनके जो भी अभिलेख थे वो किस भाषा में थे? वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हुआ करते थे। वो 2-3 लिपि का यूज किया करते थे, जैसे अरामेयिक लिपि का भी यूज किया करते थे। तो वो अलग अलग स्थानों पे यूज किया करते थे। हमारे भारत में अधिकतर ब्राह्मी लिपि का ही उपयोग किया गया था। राजा अशोक का क्या करते हैं, एक बार उड़ीसा में जो एक कलिंग पड़ता है, तो वहाँ कलिंग के राजा के ऊपर क्या करते हैं अशोक? युद्ध करते हैं। वो काफ़ी बड़ा विशाल युद्ध होता है। वहाँ पे युद्ध के बाद क्या होता है? लाखों सैनिक मारे जाते हैं। यही सारी चीज़ें देखकर कुछ लोग अधमरे से रहते हैं, कराहते हुए, लोगों की चीखे पुकार, महिलाएं बहुत सारी विधवाएं हो जाती। ये सब जब राजा अशोक देखते हैं तो क्या होता है? उनके मन में दया की भावना उत्पन्न हो जाती है। और इसी से उन्होंने क्या करते हैं? वो अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं कि मैं कभी युद्ध ही नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उनका मन परिवर्तित हो जाता है। फिर वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और उनकी बातों को फॉलो करने लगते हैं। तो आइए देखते हैं कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने अभिलेख में उन्होंने क्या किया? कलिंग युद्ध का भी वर्णन किया है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। यानी जब राजा बन गए उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रवण भी मारे जाते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि जब किसी स्वतंत्र देश, उस समय जो भी राज्य हुआ करते थे अलग अलग, वो सभी अलग अलग देशी हुआ करते थे। ये तो स्वतंत्रता के बाद सभी मिलकर एक पूरे विशाल भारत देश का निर्माण हुआ। उसके पहले जो भी राज्य थे वही देश हुआ करते थे। तो लोग मारे जाते थे, बंदी बनाया जाता था। ये सब देखा उन्होंने। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयाबयान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। यानी कोई ना कोई मारा जाता है। अगर वो नहीं मारा जाता तो उसके प्रियजन, रिश्तेदार, कोई ना कोई मारा ही जाता है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। तो क्या करते हैं वो? धम्म पालन करने, यानी बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। मैं ये मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। अगर आप किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवाएंगे तो मना भी कर सकता है, लेकिन प्रेम से अगर आप करवाएंगे तो कर सकता है। यानी प्रेम की वाणी ज़्यादा अच्छी होती है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। तो अभिलेख उन्होंने क्यों लिखवा? ताकि लोग भविष्य में भी देख सकें। और उन्होंने क्या कहा? ताकि मेरे आने वाले बच्चे हैं, पोते जो भी हों, वो भी इसका पालन करें और युद्ध से वो भी दूर ही रहें। क्योंकि युद्ध करके अशोक ने सब कुछ देख लिया था। उनका मन उससे काफ़ी ग्लानि से भर गया था। तो वो अब ये चाहते थे कि आगे जो भी हो, आए मेरे बच्चे लोग, वो कभी भी युद्ध ना करें। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा कहाँ पे है? भारत के पूर्व में है।
अशोक मतलब समुद्र से लगा हुआ है बंगाल की खाड़ी में। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। यानी युद्ध में क्या होता है, जब इतनी सारी मार काट देखते हैं तो उनके मन में बहुत सारी ग्लानि और पछतावा होने लगता है। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। यानी अशोक का जो भी धम्म था उसमें किसी देवता की पूजा नहीं की जाती थी, ना ही कोई कर्मकांड किया जाता था। कर्मकांड के उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। यानी जिस तरह एक पिता अपने पुत्र की सुरक्षा करता है, देखभाल करता है, ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता करता है, उसी तरह अशोक भी क्या खुद को समझते थे कि यानी कि एक साम्राज्य, एक राजा का भी यही कर्तव्य होता है कि वो अपने परिजनों के साथ या अपनी प्रजा के साथ यही करे। यहाँ पे आप एक चित्र देख सकते हैं। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरबा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये अशोक का जो भी स्तंभ हुआ करता था उस पर इसकी स्थापना की जाती थी। ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि पशु की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो ये कहाँ पे मिली थी? बिहार के रामपुरबा में मिली थी, याद रखिएगा, जिस पे पशु की मूर्ति थी, मतलब ये एक बैल है। ऐसी कई समस्याएं थी जिसके लिए उनमें संवेदना थी युद्ध के बाद। ठीक है, उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे उन्हें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। कई धर्मों के लोग रहा करते तो क्या होता था, कभी कभी उनके बीच टकराव भी हो जाया करते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। ये अभी भी होते हैं, पहले भी हुआ करते थे। छोटी छोटी बातों में पड़ोसी एक दूसरे से लड़ बैठते हैं। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। तो राजा थे तो उन्होंने क्या सोचा कि जितनी भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं इनका समाकरण या इनका निदान करना जरूरी है और ये उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन की नियुक्ति किया था? धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति किया था। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। शिला क्या थी? यानी बड़े बड़े चट्टानों, और स्तंभ का मतलब क्या हुआ? चट्टानों को काटकर एक खंभे जैसी आकृति बना दी जाती थी। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक के धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। यानी राजा का क्या आदेश था अधिकारियों को कि जो भी यहाँ पे निर्देश लिखा गया है शिलान्यासों में या स्तंभों में, इनको आप बोल बोल कर सुनाएं, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो वो कैसे समझेंगे? उनको समझाने के लिए ये अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा अपने दूतों को धम्म का प्रसार करने के लिए कई देशों में भेजा, जैसे सीरिया में भेजा, मिस्र में, ग्रीस तथा श्रीलंका में भेजा था। उन्होंने सड़कें बनवाई, किन्होंने? महाराजा ने। कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। विश्राम गृह मतलब कोई भी यात्री कहीं जा रहा है तो थक गया तो वहाँ पे उसके लिए विश्राम गृह हुआ करते थे कि वहाँ पे वो कुछ समय के लिए मतलब विश्राम कर ले, उसके बाद आगे की यात्रा वो शुरू करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। यानी क्या किया? इंसानों को या जानवरों को चिकित्सा की आवश्यकता पहले भी हुआ करती थी, अब भी है, तो उसके लिए राजा खुद ही किया करते थे। ये कितनी अच्छी बात है। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, तो उन्होंने अपनी प्रजा को क्या संदेश दिया? यहाँ पे देखिए, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तो उनके बच्चों का विवाह होता है। जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और यात्रा शुरू करते हैं, जब ये यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। यानी कि कर्मकांड क्या होते हैं? मनुष्य कई अवसरों पर अनुष्ठान किया करते थे, यज्ञ वगैरह या जो भी जितने भी हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, बच्चों का विवाह होता था, तब भी कई तरह के अनुष्ठान होते थे। बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते तब भी कई तरह के अनुष्ठान किया करते थे। आजकल भी जब यात्राएं होती हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं? दही खाकर निकलते हैं ताकि काम अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें यही क्या कहलाती हैं? सब कर्मकांड कहलाते हैं। तो उनका ये मानना था कि ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, इससे कोई फर्क मत नहीं पड़ता जीवन में।
इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या थी? ये हैं कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा सवर्णों को दान देना। तो उन्होंने क्या कहा कि ये कर्मकांड करने से अच्छा है कि आप दूसरों का सम्मान करें, आदर करें, सभी जीवों पर दया करें, न पशुओं को न पक्षियों को किसी को भी नुकसान न पहुँचाएँ, ब्राह्मणों को या जो भी भ्रमण करने वाले हैं सवर्णों को, इन सभी को क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। यानी अशोक का क्या मानना था कि अपने धर्म की ना तो प्रशंसा करनी चाहिए और ना ही दूसरे के धर्म की बुराई करनी चाहिए। आज के समय में भी लोग धर्म के नाम पे काफ़ी लड़ा करते हैं एक दूसरे से, तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर वो अशोक की बात मानते होते या उन्होंने भी थोड़ा धर्म पढ़ लिया होता तो शायद ना किया करते। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ा करते हैं। उनको अपने देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं कि हमारा देश कहाँ जा रहा, क्या हो रहा। खैर छोड़िए भी। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की बुराई करता है तो ये सभी क्या है? तो ये वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। उनका मानना यह था कि अगर कोई दूसरे के धर्म की बुराई कर रहा है तो इससे वो खुद के ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? दूसरे के जो भी धर्म हैं उसको देखकर, उसको समझकर उसका भी सम्मान करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, क्या लिखा है? किनके बारे में? अशोक के बारे में, कि उनके धर्मादेश आज भी हम में एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी राजा अशोक के जो भी आदेश थे उनके बारे में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, यानी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार अब भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। तो कौन सी बातें हो गई? अपने मतलब दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा मानना, बड़ों का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें पहले थी जो कि आज भी प्रासंगिक हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी इनकी बातें थी कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लोगों का नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, लोगों को सदाचरण यानी फॉलो करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। देखिए ब्राह्मी लिपि यहाँ पे दी गई है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो अ अक्षर के बारे में यहाँ पे दिया गया, देखिए कितनी प्रकार से लिखा जाता था। आरंभिक में जो स्टार्टिंग में अ इस तरह से बना जाता था, आरंभिक ब्राह्मी। फिर देवनागरी हिंदी में अ इस तरह से, बांग्ला में इस तरह से, मलयालम इस तरह से, तमिल इस तरह से। यानी भारत की जो भी भाषाएं हैं वो सभी किससे निकली हुई हैं? ब्राह्मी लिपि से निकली हुई। इसके अलावा अन्यत्र के बारे में यहाँ पे देखते हैं। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले। मौर्य साम्राज्य कब बना था? 2300 वर्ष पहले। और ये कब की बात हो रही है? 2400 वर्ष पहले की। चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। आपने चीन की दीवार का नाम सुना होगा, अक्सर बात किया जाता है दुनिया के अजूबों में, तो चीन की दीवार का नाम आ जाता है। वो काफ़ी बड़ी दीवार थी। वो कब बनाई गई थी? मौर्य साम्राज्य से 100 वर्ष पहले, यानी लगभग 2400 वर्ष पहले। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। यानी ये दीवार किस लिए बनाई गई थी? चीन के राजाओं ने इसमें क्यों बनवाया था? क्योंकि उन्हें डर था कि इधर से आक्रमण हो सकता है, तो उन्होंने इतनी बड़ी लंबी और दीवार बना दी ताकि आक्रमण ना हो पाए। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। यानी 2400 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था और 2000 वर्षों तक उस पर कार्य होता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि साम्राज्य की साम्राज्य की जो भी सीमाएं थी वो बदलती रहा करती थी। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी, आप सोच सकते हैं 6400 किलोमीटर लंबी ये दीवार बनाई गई थी तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी, यानी जो भी दीवार यहाँ पे आप देख सकते हैं बनाई गई है, ये 6400 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पे ऊपर क्या है? रास्ते की तरह यहाँ पे दिखाई देता है, ऊपर इसके बीच में रास्ता जैसा है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा होगा। ये तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी दीवार बनाना है तो लाखों लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तो हजारों ही दिया है। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस बात पर निगरानी के लिए बुर्ज बने होते थे। तो बुर्ज क्या होते थे? रास्ते में ही एक अलग से स्तंभ टाइप का बना दिया जाता था, जहाँ पे
कोई सैनिक खड़ा होकर निगरानी किया करता था। ये 100 से 200 मीटर पर हर उसमें बने हुए थे। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? तो अशोक का क्या था, अशोक खुद आक्रमण कर दिए थे दूसरे उस पे कलिंग पे, जबकि इनके राजाओं का डर ये था कि कहीं हम पे ना आक्रमण हो जाए। इससे ये पता चलता है कि राजा मतलब सम्राट अशोक जो थे वो ज़्यादा शक्तिशाली और महान थे। इसके अलावा क्या होता है, सम्राट अशोक के मन में दया भावना फिर उत्पन्न हो जाती है और उन्होंने धर्म का पालन करना शुरू कर दिया। पर ये चीन के राजाओं के बारे में इसके बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द दिए हैं, इसको आइए देखते हैं। साम्राज्य क्या होता है, यानी कई राज्यों का समूह साम्राज्य कहलाता है। राजधानी यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ से सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण किया जाता था। अधिकारी संदेशवाहक क्या होते थे, खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया करते थे। प्रांत क्या होते थे, यानी राज्य का छोटा सा हिस्सा। जिस तरह से मान लीजिए आज जिला हुआ करता है उसी तरह पहले प्रांत हुआ करते थे। धम्म का मतलब क्या हुआ, धर्म, यानी कि धर्म को ही यहाँ पे धम्म कहा जाता था। तो वहाँ पर सम्राटों पर सीधा शासन था। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी कर वसूला करते थे। तो क्या होता था, जहाँ पे सम्राट का सीधा शासन था वहाँ पे अधिकारी कर वसूला करते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में किस रूप में भेजा जाता था, गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसको अगर आपने एनसीईआरटी का अभी तक पूरा लेक्चर देखा है तो ये क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 वर्ष पहले होती है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक राजा थे, वो क्या करते हैं, चाणक्य नाम के पंडित के साथ मिलकर नंद वंश को पराजित करते हैं और एक नए साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश, नंद वंश को पराजित करके एक नए साम्राज्य यानी मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र कौन होते हैं, बिंबिसार, और उसके बाद राजा अशोक या सम्राट अशोक का नाम आता है, जिन्हें महान अशोक कहा जाता है। अशोक ने क्या किया था, कलिंग पे आक्रमण किया था। उसके बाद आक्रमण से उनका मन काफ़ी ग्लानि से भर गया, तो फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और धर्म का पालन करने लगे। वो क्या किए, कई तरह के शिलान्यास, यहाँ तक कि स्तंभों का भी निर्माण किया था। तो यही था इस चैप्टर में। यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य कहाँ पे फैला हुआ था। ये पूरे अफगानिस्तान से लेकर पूरे भारत में ये फैला हुआ था। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ मान लीजिए एक्सप्लेन करना हो तो वो चीज़ें अगर मैं नहीं किया हूँ तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा।